हसरत के हाथ पकड़ने से जुनून थोड़ी हैरानी हो गई और तुरंत अपने असुइयों को पोंछते हुए हसरत की तरफ देखने लगी। हसरत की आंखें अभी बंद थीं। जुनून उसे नींद में देखकर अपना हाथ हसरत के हाथ को छुड़ाने लगी। उसी पल हसरत की सख्त आवाज आई, हसरत सिंघानिया को इतनी आसानी से कोई छू नहीं सकता, लेकिन तुम मेरे बीबी हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है मुझे छूने का। तो तुम मेरे गालों को छूना चाहती हो तो छू सकती, क्योंकि पूरा हसरत सिंघानिया ही तुम्हारा है। तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। जुनून उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसे लगा कि हसरत अभी सो रहा है, लेकिन वो बस अपनी आंखें बंद किए सोफे पर लिटा था। हसरत अपनी आंखें खोलते हुए जुनून को देखने लगा और जुनून को खींचते हुए नीचे बैठा दिया और उसका हाथ अपने गालों पर रख दिया। जुनून एकटक उसे देखते ही रह गई। जुनून तो यही सोच रही थी कि आखिर हसरत को कैसे पता कि जुनून उस वक्त क्या करना चाहती थी। हसरत के हाथ का खून जुनून के हाथ में लग चुका था। जुनून को हसरत का हाथ देखकर उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जुनून अपने इमोशन को छिपा लेती है। तभी हसरत उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। हसरत की धड़कनें थोड़ी तेज थी। जुनून समझ नहीं पा रही थी हसरत करना क्या चाहता था। जुनून हैरान होकर उसके धड़कने सुन रही थी। उसके धड़कने जुनून की भी धड़कनें बढ़ा रही थी। जुनून ये महसूस करते ही वो अपना हाथ उसके सीने से हटा लेती है और जाने लगती है। उसी पल हसरत की सख्त आवाज आई, रुक जाओ, जब तक मैं नहीं कहता तब तक तुम इस केबिन से बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम इस केबिन से जाने के लिए अपना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जुनून बिना सुने चली जा रही थी। फिर से हसरत की सख्त पर गुस्से वाली आवाज आई, अगर तुम इस केबिन से बाहर भी गई तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें मुझे मेरे 50 करोड़ देने होंगे और तुम्हें 15 साल के लिए जेल भी जाना होगा। तो क्या तुम अभी जाना चाहती हो? जुनून हसरत की बात सुनकर शॉक में अपने जगह पर ही जम गई। वो तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही भूल गई थी। जुनून अपना कदम पीछे करते हुए हसरत के साइड में खड़ी हो जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, कहिए आप क्या चाहते हैं मुझसे? हसरत ने अपने सख्त आवाज में कहा, तुमने ही चोट दिया है तो बैंडेज भी तुम ही मेरे हाथ में करोगी। जुनून हसरत के हाथ को देखती है और जाकर ड्रॉवर में से फर्स्ट एड बॉक्स निकलकर हसरत के पास आ जाती है। जुनून हसरत को अपना हाथ आगे बढ़ाने का इशारा करती है, लेकिन हसरत सोफे पर बैठते हुए अपने सख्त आंखों से जुनून को देखते हुए अपने गोद में बैठने का इशारा कर देता है। जुनून आंखें फाड़े उसे देखने लगी और अपना सर ना में हिला दी। हसरत उसका ना देखकर गुस्से में उसे घूरने लगा। जुनून को ना चाहते हुए भी उसके गोद में बैठना पड़ा और उसके हाथ को पकड़कर उसके चोट को साफ करती है। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हुए फूंक मार रही थी ताकि हसरत को कोई दर्द ना हो। हसरत की नजरें जुनून के झुके हुए पलकों को देख रहा था। हसरत अपने लिए फिक्र देखकर उसके होठों पर एक छोटी स्माइल आ गई। जुनून को जब महसूस हुआ कि हसरत ने अभी मुस्कुराया तो जुनून उसे हैरानी से देखते हुए बोली, क्या आपने अभी स्माइल दी? हसरत ने सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हें स्माइल क्यों ही दूंगा? जुनून उसके हाथ में बैंडेज बांधते हुए बोली, सही कहा, आपको तो स्माइल ही नहीं करने आता है, तो आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? मेरे बहम होगा, आप तो बस तिरछा मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं। हसरत ने अपने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे मुस्कुराने नहीं आता है? जुनून बैंडेज बांध देती है, फिर कहती है, क्योंकि मैंने आपको कभी प्यार से क्या नॉर्मल भी स्माइल करते हुए नहीं देखा। बस आपके चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता है, तो आप स्माइल कैसे कर सकते हैं? हसरत ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें किसने कहा मेरे चेहरे पर हर वक्त गुस्सा रहता है? जुनून बिना भाव के बोली, जैसे अभी आपके फेस पर गुस्सा दिख रहा है। जुनून इतना बोलकर हसरत के गोद से उतर गई और जाने लगती है। हसरत ने फिर से जुनून को रोकते हुए अपने कोल्ड आवाज में कहा, तुम जा रही हो तो मेरा शर्ट कौन चेंज करेगा? जुनून गुस्से में हसरत को चीढ़ कर देखने लगी। जब हसरत ने जुनून का हाथ अपने सीने पर रखा था, तभी उसके हाथ का खून उसके शर्ट पर लग गया था। जुनून चिढ़ते हुए बोली, आप खुद भी तो अपना शर्ट चेंज कर सकते हैं। हसरत ने अपने हाथ में बंधे बैंडेज को दिखाया और एक तिरछी स्माइल कर दिया। जुनून चीढ़ कर रह गई और केबिन के अंदर में बने वार्डरूम के अंदर चली गई। वही एचआर डिपार्टमेंट में प्रिशा अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। प्रिंस ने उसे देखते हुए कहा, प्रिशा क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें कुछ दिन से देख रहा हूँ, थोड़ा परेशान नजर आ रही हो। प्रिशा आंखें घुमाते हुए बोली, क्या तुम्हें क्या काम की चिंता नहीं?
सीईओ सर ने सभी डिपार्टमेंट को सिर्फ 1 वीक का टाइम दिया है अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए, और कल वो लास्ट डे है। प्रिंस ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने अपना काम कर लिया है, तो तुम्हें किस बात की टेंशन है? सिया मैम को रिजाइन नहीं देना होगा। प्रिशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। प्रिंस खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, 2 मिनट बाद लंच होने वाला है। आज जुनून कैंटीन में आएगी। मुझे उसे देखे हुए कितने दिन हो गए हैं। काश वो हमारे साथ लंच करती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट वर्ड बोलते ही उसका चेहरा थोड़ा सैड हो जाता है। प्रीशा मुस्कुराते हुए बोली, जुनून मेरी फ्रेंड है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी भी दोस्त बना सकती हूँ। प्रिंस एकदम खुश हो गया और अपने चमकती आंखों से उसे देखने लगा। केबिन में जुनून गुस्से में उसके शर्ट के बटन को खोल रही थी। हसरत ने कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है केबिन से बाहर जाने की, जब तुम्हारा पति केबिन के अंदर है? जुनून उसके शर्ट को निकालकर दूसरा शर्ट पहनाते हुए बात बदलते हुए बोली, सीईओ सर, मैंने आपकी शर्ट पहना दी है, तो क्या मैं जा सकती हूँ ना? हसरत उसका उल्टा जवाब पाकर तुरंत जुनून का हाथ पकड़कर मोड़ते हुए उसके कमर से लगा दिया और अपने सीने से सटाते हुए कहा, माई लेवेंडर वाइफ, जब जा ही रही हो तो तुम अपने मिस्टर हस्बैंड कैंडी को कैंडी तो खिलाते हुए जाओ। जुनून आंखें फाड़े हसरत को देखने लगी। वो समझ गई कि कैंडी मतलब किस था। जुनून अनजान बनते हुए बोली, आप छोटे बच्चे नहीं हैं जो आप कैंडी खाएंगे? हसरत ने ठंडे आवाज में कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बच्चा बन जाता हूँ, या फिर तुम खुद का बच्चा चाहती हो? जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में उसे देखते हुए बोली, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आप ये सब कुछ मुझे पाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं? हसरत ने उसके कानों के पास जाते हुए मैग्नेटिक आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही पा लिया है, बस मुझे तुम्हें और भी अच्छे से पाना है। जब तुम नेशे में नहीं रहोगी तब। तुमने सही कहा, हमारे बच्चे हमारे रोमांस के बीच में आ जाएंगे, तो इसलिए पहले हमें बहुत सारा रोमांस कर लेना चाहिए, फिर हमें बच्चे करने चाहिए। जुनून उसकी इतनी बेशर्मी देखकर हैरानी थी। जुनून इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी एड़ी ऊपर करते हुए हसरत के होठों पर अपना होठ रख देती है और एक छोटा सा किस करते हुए उसके हाथ को छुड़ाकर केबिन से बाहर चल जाती है। हसरत उसके किस से थोड़ा हैरान तो था, पर उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई और कहा, तुम्हें ऐसे ही आपने पास खींचता रहूंगा जब तक तुम खुद ब खुद मेरे पास आ नहीं जाती। केबिन के बाहर जुनून जैसे ही पहुंची है वैसे ही शॉक्ड हो जाती है। उसके सामने प्रिशा थोड़े गुस्से में खड़ी थी। जुनून हिचकिचाते हुए बोली, तुम यहाँ कब से खड़ी हो? प्रिशा गुस्से में बोली, तुम मेरी छोड़ो, तुम पहले ये बताओ तुम्हारे और सीईओ सर के बीच क्या चल रहा है? जुनून घबरा गई। जुनून को लग रहा था कि प्रिशा को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए जुनून खुद को नॉर्मल दिखाते हुए झूठ बोली, मेरे और सीईओ सर के बीच क्या ही चल सकता है? वो मेरे बॉस है और क्रूएल भी, और मेरी हैसियत भी नहीं है सीईओ सर तक पहुंच सकूं। प्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा, वो तो बस मैं तुमसे मजाक कर रही थी। मैं तो ये जानना चाहती थी कि तुम सीईओ सर को कैसे संभालती हो। जब मुझे तुम्हारी 1 दिन की शिफ्टिंग मिली थी तब मुझे पता चला कि सीईओ सर कितने डरावने हैं। प्रिशा जुनून के पास जाते हुए अपना सर उसके कंधे पर रखे हुए सैड होकर बोली, उन्होंने मुझ पर बिना किसी मतलब के गोली चलाई, क्योंकि मैंने तुम्हारा 1 दिन का शिफ्ट लिया था और उतने में ही मुझे उनसे बहुत डर लगने लगा है। मुझे लगता है बस तुम ही उन्हें संभाल सकती हो, क्योंकि उस दिन तुम्हें ही पूछ रहे थे। तुम्हारी जगह मुझे देखकर और भी गुस्से में आ गए थे और इसलिए भी मुझे बहुत गुस्सा दिखाया था। हसरत के पागलपन को देखकर जुनून परेशान हो गई। प्रिशा उसके तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, इसलिए मैं तुमसे भी बहुत गुस्सा हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे सीईओ सर का गुस्सा झेलना पड़ा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ कैंटीन में लंच करना होगा। जुनून तुरंत बोली, मैं वहाँ लंच नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पहुंचे ही पूरा कैंटीन ही भर जाएगा। प्रीशा अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, तो क्या हुआ? तुम उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना फ्रेंड बना लेना और इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। वो इतना बोलते ही उसे खींचते हुए कैंटीन लेकर चली गई। कैंटीन में डाइनिंग टेबल की तरह कांच की टेबल लगी थी। जुनून, प्रिशा और प्रिंस तीनों ही लंच लेकर एक टेबल पर बैठे थे। उसके बैठते ही कैंटीन में काफी सारी भीड़ लग गई थी, जिससे जुनून को अजीब लगने लगा, क्योंकि सबकी नजरें उनकी टेबल पर ही थी। प्रिंस भी बस स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। प्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सही कहा था, तुम्हारे आते ही बहुत भीड़ लग गई है। तुम्हारे चाहने वाले कितने सारे हैं, फिर भी तुम्हारे पास दोस्त नहीं है।
देखो, प्रिंस भी तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। जुनून प्रिंस की तरफ देखी, जो एकटक उसे देखे जा रहा था। प्रिंस के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी कि जुनून से क्या बोले, इसलिए उसने अपना हाथ जुनून की तरफ आगे बढ़ा दिया। जुनून उसे हाथ तो मिला लेती है, लेकिन उसे कोई उम्मीद न देते हुए बोली, सॉरी, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं बना सकती। प्रिशा बोली, पर क्यों? जुनून के पास क्यों का जवाब होते हुए भी उस जवाब को नहीं दे सकती थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। प्रिंस का चेहरा तो सैड में ढल चुका था, पर फिर भी उसने एक स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि अगर तुमने मुझसे दोस्ती किया तो सब लड़के भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे, इसलिए तुम मुझसे दोस्ती नहीं कर रही हो, है ना? जुनून उसे हैरानी से देखने लगी, क्योंकि भले ही उसका रीजन ये नहीं था, पर प्रिंस ने दूसरी बात से सही जुनून को दोस्ती करने से बचा लिया था। प्रिशा थोड़ा हैरान होकर बोली, तुम सीईओ सर के लिए लंच नहीं लेकर जाओगी? जुनून अंदर ही अंदर मुंह बना लेती है और प्रिशा से कहती है, नहीं, उन्होंने अभी भी कैंडी खाई है तो उनका पेट भर चुका होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें लंच करने की भी जरूरत है। जुनून की बात सुनकर प्रिंस और प्रिशा नासमझी में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रिशा ने कहा, अच्छा, परसों वीकेंड है तो तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलाना होगा, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपना एक दिन मुझे दोगी, तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। जुनून भी थोड़ा सोचते हुए हाँ कर देती है। सक्सेना कंपनी। ऋषि सोफे पर बैठे वंश से कहा, मुझे कल तक सक्सेना कंपनी का नाम चेंज हुआ दिखना चाहिए, वरना तुम्हें पता, हाँ ना, मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूंगा। ऋषि अपने मुंह से पनिशमेंट नाम सुनकर अपनी माम की कही हुई बात याद आ गई और उसे डिस्गस्टिंग लगने लगा। तभी वंश उसके थोड़ा पास खिसकते हुए झुक गया और कहा, बॉस, देखकर बताइए आपको इस कंपनी के लिए कौन सा डिजाइन चाहिए। वंश इतना बोलते ही उसके तरफ देखने लगा। ऋषि उसके चेहरे को पास देखकर अजीब सा चेहरा बनाते हुए वंश को डांटे हुए कहा, तुम सीधा खड़े हो जाओ और कभी इस तरफ से झुककर बात करने की जरूरत नहीं, और तुम मुझसे 1 मीटर के दूरी पर रहोगे, और तुम्हें जो सही लगे वो डिजाइन सिलेक्ट कर लो और जाओ यहाँ से। वंश ऋषि की इतनी अजीब बिहेव देखकर हैरान था, इसलिए वो केबिन से बाहर जाना ही जरूरी समझा। ऋषि एक लंबी सांस लेकर छोड़ दिया और ऋषि मुस्कुराते हुए रूही को याद करते हुए कहा, माय इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा, बस तुम देखती जाओ। क्या होगा इसके आगे जाने के लिए सुनते रहिए क्रुएल्टी ऑन ऑफ माई सीईओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगला दिन मीटिंग रूम सभी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स डर से बैठे थे, क्योंकि हसरत उन सब के काम के परफॉर्मेंस को देखने वाला था। वही हसरत हेड चेयर पर बैठे आईपैड में देख रहा था और जुनून उसके पीछे खड़ी थी। हसरत ने आईपैड को टेबल पर रखते हुए अपनी गहरी आंखों से सबको देखते हुए सर्द आवाज में कहा, नॉट बैड, 10% मार्केटिंग वैल्यू बढ़ी है, इस वीक का सबका प्रोग्रेस अच्छा रहा। हसरत की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, पर अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं करते। उसी पल हसरत ने अपने आईपैड को पीआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की तरफ खिसका दिया। पीआर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर आईपैड में देखते ही उसके होश उड़ गए और घबराते हुए अपने साइड से खड़ा हो गया और कहा, सॉरी सर, इस बार हमसे गलती हो गई, पर अगली बार से नहीं होगी, मुझे एक मौका दे दीजिए। इस बार का हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इसे बेहतर करने के लिए। हसरत उसके बातों को अनसुना करते हुए कहा, आई डोंट वॉन्ट योर एक्सप्लेनेशन, आई वॉन्ट योर रेजिग्नेशन लेटर। डायरेक्टर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, मैं रिजाइन नहीं करना चाहता, मुझे एक चांस दे दीजिए। हसरत को उसकी बातों से इरिटेट हो रहा था, इसलिए उसने गुस्से में कहा, हसरत सिंघानिया सिर्फ एक बार मौका देता है, बार बार नहीं। सभी डिपार्टमेंट डरे और सहमे थे, क्योंकि कब क्या पता हसरत उन्हें भी निकाल दे। हसरत की बात सुनकर पीआर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर निराश होकर मीटिंग रूम से बाहर चला गया। जुनून को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो भी हसरत के आगे कुछ नहीं बोल सकती थी। हसरत ने अपना गुस्से वाला लुक सिया को दिया। सिया डर गई और अपने थूक को गटक लेती है। हसरत ने कहा, मिस सिया, तुम्हें 2 महीने का ऑफ दिया जाता है और तुम्हारी सैलरी भी काटी जाती है। सिया उसे पूछना चाहती थी, आखिर क्यों उसके साथ ऐसा करना चाहते हैं, फिर भी वो हसरत के गुस्से के आगे कुछ नहीं बोलती। जुनून हसरत की बात सुनकर हैरान थी कि क्यों सिया को बिना किसी गलती के उसे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया और सैलरी भी काट लिया था। हसरत और जुनून मीटिंग रूम से बाहर निकल गए थे। जुनून हिचकिचाते हुए हसरत से बोली, आपने सिया मैम के साथ ऐसा क्यों किया जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की। हसरत चलते हुए ही कहा,
तुम्हें ऑफ देने की गलती की है उसने। तुम मेरे सेक्रेटरी हो तो मैं ही डिसाइड करूंगा कि तुम्हें मुझे ऑफ देना है या नहीं देना है। जुनून उसकी बात सुनकर आंखें छोटी किए उसे देखने लगी। वही डिपार्टमेंट की लड़कियां जुनून को देखकर जल रही थीं, क्योंकि वो हसरत के साथ थी। तभी एक लड़की का पेन गलती से उसके हाथ से गिर गया और वो पेन लुढ़कते हुए डिपार्टमेंट के रास्ते पर गिर गया। उसी वक्त जुनून का पैर उस पेन पर पड़ गया और वो गिरने लगी। उसी पल हसरत ने उसे तुरंत कमर से होल्ड कर लिया। डिपार्टमेंट में मौजूद सभी एम्प्लॉयज हैरान होकर उन दोनों को देखने लगे, पर पहले तो वो सब कुछ नहीं बोले, लेकिन हसरत और जुनून के वहां से जाने के बाद उन दोनों की गॉसिप चल रही थी। लड़कियां तो जुनून को काफी सारी खराब बातें भी बोल रहा थी। एक लड़की गुस्से में बोली, जुनून अपनी खूबसूरती का फायदा उठा रही है, वो सीईओ को फंसा रही है, और जो अब भी हुआ वो जानबूझकर किया था ताकि सीईओ को फंसा ले। और तुम लोगों ने देखा नहीं, सीईओ सर भी उसके जाल में फंस गए हैं, इसलिए तो उसे कमर से पकड़े हुए देख रहे थे। उस जुनून ने तो पता नहीं कितने लड़के को फंसाया होगा और क्या क्या किया होगा, जब यही अपनी बॉडी का उसे कर रही है। वही एक लड़की अपने डेस्क पर बैठे उनकी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा गुस्से में लाल था। वो अपने मुट्ठी कसते हुए गुस्से में बोली, यू बिच, तुम मेरे हसरत को अपने जाल में फंसाना चाहती हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वीकेंड का दिन। जुनून और रूही इस वक्त एक मॉल के बाहर खड़ी थी। रूही का फोन काफी देर से कभी रिंग हो रहा था तो कभी मैसेज आ रहा था। जुनून ये चीज काफी देर से नोट्स कर रही थी। रूही उसके नजरों को पहचान कर उसका ध्यान दूसरे तरफ करते हुए बोली, सोलमेट, वैसे तुम्हारी नई फ्रेंड मुझसे क्यों मिलना चाहती है? वैसे तो मैं भी मिलना चाहती हूँ कि तुम्हारी नई दोस्त कैसी है। मेरी प्यारी दोस्त को एक अच्छी दोस्त मिली है या नहीं? पर वो कितनी भी अच्छी हो, मुझसे अच्छी नहीं होगी। मैं ही एक लौती सोलमेट की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। जुनून मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरी रूह, मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी हो, इसलिए तो तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। रूही उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए, नहीं सोलमेट, मैं तुमसे कब से बातें छिपाने लगी। देख सोलमेट, मुझे लगता है प्रिशा नहीं आएगी, इसलिए चलो साथ में मूवी देखकर वीकेंड मानते हैं। तभी पीछे से प्रिशा की आवाज आई, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? प्रिशा उनके आगे आते हुए बोली, क्या मैं भी चल सकती हूँ? और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी चलना चाहता है। प्रिशा के फ्रेंड के नाम लेते ही प्रिंस उनके सामने आ गया। जुनून प्रिंस को देखकर हैरान हो गई। प्रिंस उन दोनों को एहाई करते हुए स्माइल पास कर दिया। प्रिशा वैसे तो वो प्रिंस को लेकर नहीं आना चाहती थी, लेकिन प्रिंस ने खुद को साथ ले जाने के लिए जिद करने लगा था। रूही प्रिशा को देखते हुए बोली, तुम क्या प्रिशा हो, मेरी सोलमेट की नई फ्रेंड? प्रिशा भी अपना सर हाँ में हिला दी और स्माइल करते हुए बोली, और तुम रूही है ना? चल, मुझे एक और नई खूबसूरत दोस्त मिल गई, तो हम चले शॉपिंग करने। रूही उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। वो तो यही सोच रही थी कि उसने तो हाँ भी नहीं बोला था दोस्ती के लिए, और एक झटके में ही प्रिशा ने अपनी फ्रेंड बुलाने लगी। रूही जुनून को देखने लगी। जुनून बस स्माइल कर देती है। प्रिंस मन में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ शॉपिंग पर आया हूँ। लगता है भगवान भी मुझ पर मेहरबान है। काश इन्हीं में से कोई मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाए। वो इतना बोलते ही शॉपिंग मॉल के अंदर चला गया। सभी शॉपिंग मॉल में आ चुके थे और तीनों ने ही ड्रेस सिलेक्ट करना शुरू भी कर दिया, और प्रिंस बस देखे जा रहा था। वही रूही के फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे, जिससे रूही परेशान हो गई थी। रूही गुस्से में एक साइड में जाते हुए कॉल पिक कर गुस्से में बोली, मिस्टर ऋषि सिंघानिया, क्या आपके पास कोई और काम नहीं है मुझे परेशान करने के अलावा, जो तुम मुझे बार बार मैसेज और कॉल किए जा रहे हो? कॉल के दूसरी तरफ से ऋषि की आवाज आई, मेरी गर्लफ्रेंड, तुम गुस्से में इस वक्त कितनी प्यार लग रही होगी, और मैं ये सीन नहीं देख पा रहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। बस तुम मुझे अपना लोकेशन ईमेल करो, तब तुम्हारा हैंडसम और फ्लर्टी बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास होगा। रूही चिढ़ गई और बोली, तुम मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? ऋषि ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हमेशा जिसके साथ रहना है उसे ही तुम अपना पीछा छोड़ना चाहती हो। अगर मैं ही नहीं रहा तो तुम्हें परेशान कौन करेगा, फ्लर्ट कौन करेगा और रोमांस कौन करेगा? तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड होते हुए भी तुम्हारे लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर गुस्से में चिल्लाई, चुप करो बेवकूफ। उसकी आवाज मॉल में गूंज गई। रूही सबके तरफ देखते हुए सॉरी बोल देती है और ऋषि से गुस्से में कहती है, किसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? तुम्हें बस मेरी बॉडी चाहिए, इसलिए तुम इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हो, लेकिन जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा।
और तुम डेविल जीजू के भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था, वरना जब तुमने मुझे जबरदस्ती किस किया था ना, उसी वक्त अपने भाइयों से कहकर तुम्हें अच्छा से सबक सिखा दिया होता। अगर तुमने फिर से मुझे कॉल किया तो अच्छा नहीं होगा, लस्टी डॉग। ऋषि की बात सुने बिना कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। रूही जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके पीछे जुनून खड़ी थी। जब रूही चिल्लाई थी तभी जुनून रूही देखने के लिए आ गई थी। रूही उसके पास जाते हुए उसका कंधा पड़ते हुए बोली, सोलमेट, तू यहाँ क्या रही है? तुम्हें तो शॉपिंग करना चाहिए। जुनून रूही की गुस्से में देखते हुए बोली, जो तुम्हें कई महीनों से परेशान कर रहा था, क्या वो ऋषि है और उसने तुम्हें जबरदस्ती किस किया? ये तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? रूही ना में सिर हिलाते हुए बोली, तुमने कुछ गलत सुन लिया है, वो नहीं था। जुनून उसे गुस्से में घूरने लगी। रूही उसका गुस्सा देखकर अपना सर हाँ में हिला देती है। जुनून का चेहरा गुस्से में भर जाता है और कहती है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे कोई और नहीं मिला जो मेरी फ्रेंड को परेशान कर रहा है, मैं उसे कल बताती हूँ। रूही बोली, यार सोलमेट, इतनी चिंता मत कर, अब ऐसा नहीं होगा, मैंने उसे वार्न कर दिया। अगर उसने अगली बार ऐसा किया तो मैं और तुम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे, ठीक है? अब चल। रूही इतना बोलते ही उसे दोबारा शॉपिंग करने के लिए लेकर चली जाती है। जुनून रूही के आगे कुछ नहीं बोल पाई। कुछ देर बाद तीनों ने ड्रेस सिलेक्ट कर लिया था और प्रिंस भी मैन सेक्शन में जाकर अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहा था। प्रिशा ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई और कपड़े पहनकर रूही और जुनून को दिखा रही थी। ऐसे ही करते हुए रूही और प्रिशा का ड्रेस सिलेक्ट हो जाता है। इस बार जुनून की बारी थी। जुनून चेंजिंग रूम में पहुंच गई और ड्रेस चेंज करने लगी। चेंजिंग रूम के बाहर प्रिशा रूही से बोली, मुझे थोड़े और ड्रेसेस देखने हैं तो मैं ड्रेस सिलेक्ट करके आती हूँ। रूही भी हाँ बोल देती है। प्रिशा वहां से चली जाती है। रूही जुनून का बाहरने का वेट कर रही थी। तभी फिर से रूही का फोन रिंग होने लगा। रूही अपने फोन को देखने लगती है। उसके स्क्रीन पर शॉप ओनर फ्लैश हो रहा था। रूही तुरंत कॉल को पिक कर लेती है और थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगती है। वहीं जुनून ड्रेस का जिप बंद नहीं कर पा रही थी। जुनून का सिर झुका हुआ था। उसी पल उसे डोर खुलने की आवाज आई। जुनून रूही को समझते हुए बोली, रूही जिप बंद करना, मुझे लग रहा है कि जिप अटक गई है। जुनून देखी नहीं थी कि कौन अंदर आया है। उसे तो लग रहा था कि रूही चेंजिंग रूम आई है। उसी पल किसी ने जुनून का ड्रेस का जिप बंद कर दिया। जुनून जैसे ही मिरर में देखती है, एक पल के लिए लड़खड़ा ही जाती है और हकलाते हुए कहती है, आप क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएलिटी ऑफ माई सीईओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हसरत शरारती भरी मुस्कुन देते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा मिस्टर कैंडी हस्बैंड और तुमने मेरा कॉल पिक नहीं किया तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दी। जुनून जानबूझकर अपना फोन घर छोड़कर आई थी, क्योंकि जुनून अच्छे से जानती थी कि हसरत उसे वीकेंड में जरूर ही परेशान करता और जुनून को उसे दूर रहना था। इसलिए प्रिशा को जुनून ने शॉपिंग के लिए हाँ कर दिया था, पर हसरत यहाँ भी आ चुका था। जुनून हसरत की तरफ पलते हुए गुस्से में बोली, हाँ, आपने मुझे पूरी तरह शॉक कर दिया है तो आप काम पूरा हुआ, इसलिए आप चेंजिंग रूम से बाहर जाइए। और आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे कहीं भी कभी चले आते हैं। अगर इस चेंज रूम में मेरे बजाय कोई और लड़की होती तब आप क्या करते? हसरत जुनून का कमर होल्ड करते हुए कहा, मैंने जो अभी किया वही करता। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में बोली, क्या कहा आपने? उस लड़की के साथ आप क्या करते? जुनून के फेस पर थोड़ी जलन दिख रही थी। हसरत ने कहा, क्यों मैं नहीं कर सकता? जुनून चिढ़ते हुए बोली, नहीं। जुनून इतना बोलते ही रियलाइज होता है कि वो कुछ ऐसा बोलने वाली थी को उसे मुसीबत में आ सकती है, इसलिए तुरंत बात बदलते हुए बोली, बेशक कर सकते हैं, आप जो चाहे वो करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसकी बात सुनकर उसकी आंखें सख्त हो गईं और सख्त आवाज में कहा, तो मैं उस लड़की के साथ मैं जो चाहे वो करने जा रहा हूँ। इतना बोलकर अपने होंठ जुनून के होठों की तरफ बढ़ाने लगा। उसी वक्त जुनून उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है और गुस्से में कहती है, आप जाइए यहाँ से, वरना मैं चिल्ला दूंगी। हसरत टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें चिल्ला दूंगा तब ना। इतना बोलते ही उसके हाथ को हटा दिया और उसे किस करने लगा। वही ऋषि भी मॉल में आ चुका था और वो रूही के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। वो एक बॉडी कोन ड्रेस निकालते हुए रूही से कहा, तुम्हें इसे पहनना चाहिए, तुम इस ड्रेस में हॉट लगोगी। आखिर सबको पता तो चलना चाहिए कि ऋषि सिंघानिया की गर्लफ्रेंड अफसरा से कम नहीं दिखती। रूही उसके पीछे खड़ी गुस्से में आग बबूला हुए उसे घूर रही थी और गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम मुझसे दूर रहोगे, लेकिन लगता है तुम दिमाग से पैदल हो।
क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई दे रही है? जाओ यहाँ से वरना। उसके इतना बोलते ही ऋषि अपने सख्त आंखों से देखते हुए कहा, वरना तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और मैंने तुम्हारे लिए कपड़े सिलेक्ट किए हैं तो इसे पहन कर आओ, क्योंकि तुम्हारे लस्टी डॉग को तुम्हें इन ड्रेस में देखना है। रूही ड्रेस को देखी जो 1 पीस ड्रेस के जैसा था। उन कपड़ों को देखते ही गुस्से में बोली, मैं इस कटिया ड्रेस को नहीं पहनूंगी, और खासकर जब ये तुमने पसंद किया हो और मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जाओ यहाँ से वरना मैं अपने भाई को कॉल करके बुला लूंगी। तब देखना तुम्हारा हाल क्या होता है। ऋषि एविल मुस्कुन देते हुए कहा, तुम्हारा भाई हो या कोई भी हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। लगता है तुमने अपने बॉयफ्रेंड को अभी तक नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहते रहते जल्दी ही समझ जाओगी। और जब तुमने मुझे लस्टी बुलाई ही दिया है तो मुझे कुछ लिस्ट वाला काम भी करना चाहिए, तो इस लस्टी को इस 1 पीस ड्रेस में तुम्हें देखना है। इतना बोलकर उसके पास जाने लगा। रूही उसको पास आता देख डर गई और वो ड्रेस को देखती और उस ड्रेस को नीचे फेंकते हुए गुस्से में बोली, क्या तुम्हें मरना है? जानते हो मेरे भाई तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं? तुम्हें मार भी सकते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अर्जुन है। उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसलिए मेरे भाई ने उसे मार दिया। तुम ये बात तो जानते ही होगे, और उसकी तरह गलती तुम भी दोहराना चाहते हो। रूही बस वैसे ही ऋषि को डरने के लिए बोल रही थी, पर उसे पता नहीं था कि उसके भाई ने उसे सच में मारा था। ऋषि अपने जगह पर रुक गया और गुस्से में बोला, क्या उसने मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की कोशिश की? अगर उसे तुम्हारा भाई नहीं मारता तो शायद मैं ही उसे बेहरमी से मार देता। आखिर तुम सिर्फ मेरी हो। रूही हैरानी से देखने लगी, क्योंकि रूही उसे डरा रही थी, पर वो डरने के बजाय वो अर्जुन को मारने की बात करने लगा। ऋषि ने कहा, लेकिन तुम्हें किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऋषि सिंघनिया है। तभी रूही की नजर प्रिशा पर गई, जो ड्रेस देखते हुए उनके तरफ पड़ रही थी। रूही घबराते हुए तुरंत ऋषि को अपने करीब खींच लेती है और खुद को छिपा लेती है। वही गर्ल्स सेक्शन के बाहर हसरत की माम और दादी खड़ी थी। अंबिका जी बोली, हम यहाँ तक तो उन दोनों का पीछा करते हुए आ गए, पर हम यहाँ से कहाँ जाए? हमारे पोते गर्ल्स सेक्शन में क्यों ही जाएंगे? वो दोनों तो लड़के हैं और ये छोटा सा मॉल उनके स्टैंडर्ड का भी तो नहीं है जो यहाँ से अपने कपड़े लेंगे। शीला जी बोली, हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारे बेटे यहाँ क्यों हैं। अंबिका जी बोली, हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा। शीला जी अपना सर हाँ में हिला दी। वो दोनों गर्ल्स सेक्शन के अंदर चली गई। चेंजिंग रूम में जुनून गुस्से में हसरत को एक झटके में खुद से दूर कर देती है और गुस्से में कहती है, आप और आपके भाई दोनों ही 1 नंबर के लस्टी हो। आप अपने भाई को मेरी फ्रेंड से दूर रखिए, वरना आपके लिए और आपके भाई के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपने फ्रेंड को दोबारा दुखी नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए अपने भाई को अच्छे समझा दीजिएगा कि वो रूही के पास आने की कोशिश ना करे, और आप भी मेरे पास आने की कोशिश ना करे। हसरत उसे गुस्से में देखने लगा और कहा, क्या कहा तुमने? मुझे लस्टी, ये नाम तुम पर बहुत भारी पड़ेगा बीबी। और मेरी सिस्टर इन लो और ऋषि के बीच की बात है तो तुम्हें उन दोनों के बीच में हड्डी बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हमारी बात करनी चाहिए बीबी। हसरत इतना बोते ही जुनून के करीब आ गया। जुनून घबराते हुए अपना एक कदम पीछे करते हुए तुरंत चेंजिंग रूम से बाहर भाग जाती है। जुनून खुद को कूल डाउन करती है और जुनून चेंजिंग रूम के बाहर रूही और प्रिशा को ना देखकर उन दोनों को ढूंढने लगी। तभी जुनून को प्रिशा दिखी को इधर उधर नजरें घुमा रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही थी। जुनून उसके पास जाते हुए बोली, रूही कहाँ? प्रिशा अपना सर ना में हिला देती है और कहती है, मैं जब चेंजिंग रूम के पास पहुंची तब वो वहां नहीं थी और मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। जुनून थोड़ा सोचते हुए बोली, ठीक है, तुम उस तरफ देखो, मैं उधर देखी हूँ। जुनून और प्रिशा एक दूसरे के अपोजिट जाते हुए उसे ढूंढने लगी। जुनून खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं अब रूही कहाँ चली गई। रूही प्रिशा को दूसरी तरफ जाता देख वो ऋषि को दूर करने लगी, लेकिन ऋषि एक स्माइल के साथ उसे देखे जा रहा था। ऋषि ने कहा, तुम्हारा लस्टी बॉयफ्रेंड ऐसे तो बहक जाएगा। रूही गुस्से में बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो मैं खुद को बचा रही थी कि मुझे कोई तुम्हारे साथ गलती ना देख ले। ऋषि उसके थोड़ा और करीब आते हुए उसके कानों में कहा, तुम्हें मुझे बहाना देने की जरूरत नहीं, बस तुम मेरे पास आना चाहती थी, है ना? वो इतना ही बोला था कि उसी पल जुनून ने ऋषि को रूही से एक झटके में दूर करते हुए उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे ऋषि का चेहरा एक साइड से झुक गया। ऋषि गुस्से में आ गया। वो जैसे ही जुनून के तरफ देखा, उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। रूही हैरानी से जुनून को देखने लगी।
जुनून गुस्से में ऋषि को देखते हुए बोली, आप मेरी फ्रेंड से दूर रहिए और अगली बार से रूही को परेशान करने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ गलत होते हुए कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुनून जब ऋषि को रूही के पास देखी थी तब उसे लगा कि ऋषि रूही को किस करने वाला है, और यही गलत फहमी ऋषि के चेहरे पर पड़ी। ऋषि हैरानी से अपने भाभी को देख रहा था। वही अंबिका जी और शीला जी दोनों ही हैरान होकर जुनून और ऋषि को देख रही थी। वो दोनों इस वक्त कपड़ों के पीछे खड़ी थी, इसलिए उन्हें रूही नहीं दिखाई दे रही थी। शीला जी गुस्से में बोली, उस लड़की ने मेरे बेटे को थप्पड़ मार, हमने उसे कभी नहीं मारा, और वो आज की लड़की मेरे बेटे को मारी। मैं उसे अभी सबक सिखा कर आती हूँ। शीला जी गुस्से में अपने पर्स में से गन निकालते हुए बढ़ने लगी। उसी पल अंबिका जी गुस्सा करते हुए उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, देखा, तुम्हारे वजह से हमारा पोता बिगड़ गया है। इस लड़की को देख रही हो, यही हमारे पोते के गलतियों को सुधार सकती है। उस लड़की ने ऋषि को थप्पड़ मारा, लेकिन फिर भी ऋषि ने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब ये है कि वो लड़की ऋषि को संभाल सकती है। शीला जी अपने गन को अपने पर्स में रख लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, सासू माँ, आप सही कह रही है, हमारी बहू तो काफी सुंदर है। अंबिका जी भी जुनून को देखकर मुस्कुराने लगती है। उसी पल उन दोनों के कंधों पर किसी ने हाथ थपथपाया। वो दोनों अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर वो दोनों बिना भाव के पूरे एटीट्यूड में खुदी होते हुए उसके तरफ देखने लगी। वही प्रिशा बोली, आंटी, आप दोनों किसी को ढूंढ रही है, मैं आपकी कोई हेल्प करूं? शीला जी भाव में बोली, नहीं, हमें हेल्प की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो, और बस हम यहाँ से जा ही रहे थे। प्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है आंटी, और अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकती। प्रिशा एक स्माइल पास कर देती है और चली जाती है। हसरत जुनून को ऋषि को थप्पड़ मारते हुए देख लिया था। हसरत वहां पर आते हुए जुनून के हाथ को पकड़कर अपने तरफ कर लिया और गुस्से में कहा, लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती, जो तुम उन दोनों के बीच आ रही हो, और पहले तुमने हम भाई को लस्टी बोला, फिर तुमने मेरे भाई को स्लैप मारा। जुनून गुस्से में बोली, देखिए, मेरा हाथ छोड़िए, मैंने आपसे कहता था कि आप अपने भाई को मेरे फ्रेंड से दूर रखिए। वो मेरी फ्रेंड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो रूही से दूर रहे। ऋषि जुनून की बात को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए बिना रिएक्ट किया कहा, भाभी, पहले भले मैं गलत था, लेकिन अब नहीं, और जब से मुझे रूह मिली है तब से मैंने अभी तक कोई डेट नहीं किया, और मैंने गर्लफ्रेंड भी बनाना छोड़ दिया, और रूही बिल्कुल मेरी टाइप की है, एकदम क्रेजी, मुझ पर गुस्सा करने वाली, मुझे संभालने वाली और मुझे सीधा रास्ता दिखाने वाली, और साथ में हॉट और खूबसूरत। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा, मैं उसे अपने पूरे लाइफ साथ रखूंगा, और अगर आप मना भी करोगी तभी भी रूही मेरी ही रहेगी। आप कितना भी मुझसे दूर रखने की कोशिश करेंगी तब भी वो मेरे पास ही आएगी, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। रूही उसकी बात सुनकर हैरान थी। जुनून और हसरत भी हैरान थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋषि बिना बेशर्मी दिखाए, और वो भी किसी अच्छे लड़के की तरह बात किया था। हसरत ने जुनून को देखा और कहा, क्या तुम्हें अभी क्यों डाउट है बीबी? जुनून इसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है। उसी पल हसरत ने इसके होंठ पर किस कर दिया और कहा, और मैं लस्टी नहीं हूँ, गॉट इट बीबी, वरना मुझे लस्टी बनने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। वो इतना बोलकर उसके हाथ को छोड़ दिया। ऋषि ने हंसते हुए कहा, भाई, आपने मुझे अच्छा याद दिलाया। ऋषि अचानक से रूही के होठों पर किस करते हुए कहा, तुम इतने दिनों में मेरा दिया हुआ किस भूल गई होगी, इसलिए तुम्हें किस देकर गिफ्ट दिया, ताकि मैं तुम्हें याद रहूं, और मेरे बातों को जरूर सोचना। और सबसे जरूरी बात, मैं लस्टी डॉग नहीं हूँ, अगर होता तो तुम अब तक मेरी होती। रूही और जुनून रूही उन दोनों देखती रह गई, और गुस्से में हसरत को और ऋषि के पैरों पर मारे हुए गुस्से में देखकर वो दोनों बिना किसी पर ध्यान दिए चली गई। पूरे गर्ल्स सेक्शन में मौजूद वहां खड़े उन चारों को आंखें फाड़े देख रहे थे, और सबसे ज्यादा जो हैरान थे, प्रिशा और प्रिंस, वो दोनों मुंह खोले उन चारों को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सीईओ और जुनून एक साथ थे, और वहां से धीरे धीरे अपने पैर खिसकाते हुए वहां से चले गए। हसरत और ऋषि एक दूसरे को देखे और एक एविल स्माइल दे दिया, और उसी पल उन दोनों ने अपना गन निकाल लिया। उन दोनों के हाथ में गन देखकर सभी लोग वहां से डर कर भाग गए। तभी हसरत ने सभी कैमरास पर शूट कर दिया और कहा, वाईफाई में जल्द ही हमारी शादी अनाउंस करने वाला हूँ, बस कुछ दिन और रुक जाओ, तब तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, ये तो गुड न्यूज है,
मतलब मॉम और दादी को जल्दी ही उनकी बहू मिलने वाली है। परफेक्ट। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल्ट ऑफ माई सीईओ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात का वक्त जुनून और रूही गुस्से में सोफे पर बैठी थी। उन दिमाग में शॉपिंग मॉल की बात चल रही थी। रूही गुस्से में बोली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगर उसने एक बार और मुझे परेशान किया ना तो मैं सच में अयांश भाई को बता दूंगी। जुनून अयांश का नाम सुनते ही और भी सोच में पड़ गई और मन में सोचते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि रूही और आंटी को अयांश के बारे में पता होगा। क्या मुझे रूही को इसके बारे में बताना चाहिए? रूही जुनून से बोली, पता नहीं वो दोनों भाई हम दोनों से ही क्यों मिले। जीजू तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना चाहते और वो स्टॉक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जैसे लगता है हमारी लाइफ गोल गोल घूमकर बस उन दोनों के पास ही रुक जाएगी। इतना बोलते ही रूही का रोने वाला फेस बन जाता है। जुनून उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, इसके बारे इतना मत सोच, ऐसा कुछ नहीं होगा तो चल हम सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। जुनून बोल तो रही थी, उसे भी हसरत ऋषि पर भरोसा नहीं था कि वो दोनों कब क्या कर दे। जुनून ये काफी अच्छे से समझ चुकी थी कि ऋषि और हसरत दोनों ही उन दोनों का कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले थे जब तक वो दोनों उन दोनों को एक्सेप्ट ना कर ले। रूही और जुनून दोनों ही बेड पर सो रही थी, पर उन दोनों की ही आंखें खुली थीं। रूही ऋषि की बातें और किस घूम रही थी। जुनून का भी कुछ ऐसा ही था। वो बहुत सोने की कोशिश करती है लेकिन नहीं सो पा रही थी। तभी जुनून और रूही एक दूसरे को देखी और एक लंबी सांस लेते हुए छोड़ देती है और वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो जाती है। सुबह हॉल में अनूप जी, अंबिका जी और शीला जी सोफे पर बैठी थी। वो तीनों हसरत और ऋषि की शादी की बात कर रहे थे। अंबिका जी बोली, ऋषि की उस लड़की से शादी करने से पहले उस थप्पड़ वाली लड़की से मिल लेंगे ताकि पता चला कि वो लड़की हमारे पोते के लिए सही है या नहीं। अगर वो अच्छी रही तो तुरंत ही शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकलवाकर उसे ऋषि से शादी करवा देंगे। बस हमें उस लड़की से मिलने का तरीका मिल जाए। अनूप जी बोले, उस लड़की में ऐसा क्या देख लिया जो अपने घर की बहू चुन ली? अंबिका जी मुस्कुराते हुए बोली, वो लड़की हमारे पोते को सुधार सकती है, जो पहले उसके माँ बाप नहीं कर पाए थे वो करेगी। वो लड़की और साथ में उसे भगवान ने बेशुमार खूबसूरती दी है। शीला जी थोड़ा सोचते हुए बोली, लेकिन वो लड़की मुझे थोड़ी जानी पहचानी लगी, जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा हो। अंबिका जी बोली, हाँ मुझे कुछ ऐसा ही लगा था। अनूप जी बोले, तुम दोनों ने ऋषि के लिए पत्नी ढूंढ लिया, लेकिन हसरत का क्या? शीला जी प्रिशा को याद करते हुए बोली, सासू माँ, हमें मॉल में एक और लड़की मिली थी जो हमसे अच्छे से बात कर रही थी। अंबिका जी बोली, हाँ वो जो हमारी मदद करना चाहती थी, वो लड़की खूबसूरत के साथ साथ अच्छा मुस्कुराती भी है। शीला जी बिना भाव के बोली, हाँ लेकिन कौन किसे पता कि उसके स्माइल के पीछे क्या है, झूठी है या सच है, जैसे जेसिका थी। इसलिए हमें सोच समझकर अपनी बहू सेलेक्ट करनी चाहिए। उस पर अनूप जी ने कहा, तुमने सही कहा बहू। गार्डन में सोहिल जी जॉगिंग कर रहे थे, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी उनकी नजर हसरत पर गई, जो कंपनी जाने के लिए कार में बैठने वाला था। हसरत का ड्राइवर कार का डोर ओपन कर दिया। वो जैसे ही बैठने वाला था वैसे ही सोहिल जी ने आवाज देकर रोक दिया। सोहिल जी उसके पास आते हुए बोले, मुझे कुछ दिनों से एक डाइट है तो उसी का जवाब चाहिए तुमसे। हसरत बिना भाव के कहा, बोलिए डैड। सोहिल जी बोले, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हसरत ने बिना भाव के कहा, आपको लगता है ऐसा? उसका सवाल सुनकर सोहिल जी ना में सिर हिला दिए और फिर से बोले, तो क्या फीमेल फ्रेंड है या फिर कोई जंगली पेट है तुम्हारे पास? हसरत ने सख्त आंखों से सोहिल जी को देखने लगा। हसरत अपने डैड के सवालों को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ये सब क्यों पूछ रहे थे। सोहिल जी परेशान होकर बोले, बेटा ना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और ना ही फीमेल फ्रेंड है और न ही तुम्हारे पास कोई जंगली पेट है, तो तुम्हारे गले पर किसने काटा? हसरत उनकी बात सुनकर एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, मेरी जंगली बीवी ने। हसरत इतना बोलकर कार में बैठ गया और वो कार पैलेस के बाहर चली गई। हसरत की बात सुनकर जैसे सोहिल जी के हैरानी से पलके नहीं झपक रहे थे। तभी ऋषि आया। वो अपने डैड को ऐसे देखते हुए स्माइल कर दिया और कहा, डैड आपने ऐसा क्या जान लिया है जो इतने हैरान है? सोहिल जी नॉर्मल होते हुए बोले, कुछ नहीं, हसरत बस मजाक करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी एक वाइफ है। ऋषि उनकी बात सुनकर हंसने लगा और अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, डैड मुझे भी पहली बार यही लगा था कि भाई मजाक कर रहे थे, लेकिन डैड आप चिंता मत कीजिए, आपका डाउट जल्द ही क्लियर हो जाएगा। सोहिल जी ऋषि के बातों का मतलब ही नहीं समझ पाए कि वो कहना क्या चाहता था। सोहिल जी कुछ पूछ पाते उसे पहले ही वो वहाँ से निकल गया।
वही एजे किसी का छिपकर पीछा कर रहा था। वही एक आदमी इधर उधर देखते हुए चल रहा था। वो आदमी कोई और नहीं, इगले गैंग का मेंबर था जो अपने गैंग को मारकर द हेल से भाग गया था। वो आदमी चलते हुए किसी खाली कंस्ट्रक्शन एरिया के पास रुक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी एक शख्स अपने पूरे चेहरे को ढके हुए उस आदमी के पास आया। ईगल गैंग का आदमी परेशान होकर कहा, लीडर मुझे बचा लीजिए, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। उस सख्त की बिना नरमी वाली आंखें दिख रही थीं। उस शख्स ने अपने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाने की? क्या तुम भूल गए हो कि ईगल गैंग के क्या रूल थे? तुम्हें इस वक्त मार जाना चाहिए, तो तुम जिंदा क्यों हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ईगल गैंग को दूसरे से जान बचाकर भागने का कोई हक नहीं है? तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम दूसरों से बच गए तो लीडर से भी बच गए? उसकी बात सुनकर उस आदमी के डर से आंसू आ गए और कांपते हुए कहा, प्लीज लीडर मुझे छोड़ दीजिए, मैं वहां से बहुत मुश्किल से भागकर आया हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज लीडर, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। एक बार मुझे जीने का मौका दे दीजिए, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। वो इतना बोलते ही घुटनों के बल गिरकर और उस शख्स का पैर पकड़ लिए। उस शख्स ने अपने कमर के पीछे से गन निकालकर उस आदमी के माथे पर पॉइंट कर दिया और कहा, लेकिन मौका नाम का शब्द ईगल गैंग में नहीं है, तो तुम्हें मरना होगा। वो इतना बोलते ही उस आदमी को शूट कर दिया और वो गोली उस आदमी के भेजे के आर पार हो गई। एजे बिना भाव के ये सब देख रहा था। वो शख्स जाने लगा। तभी कई सारे बॉडीगार्ड्स उस शख्स को घेर लिए। उस शख्स की आंखें हैरान थीं। उस शख्स ने अपने गन को लॉड करते हुए सबके तरफ घुमाने लगा। उसी पल एजे ने उस शख्स के हाथ पर गन से शूट कर दिया और उसके पास आते हुए कहा, ईगल गैंग के लीडर, काफी कमजोर है तुम्हारे आदमी जो मेरी सजा नहीं झेल पाए। उस शख्स ने कहा, इसका मतलब तुमने मुझे पकड़ने के लिए उसे जाने दिया था? एजे ने तुरंत उसके पैरों पर गोली मारे हुए नीचे झुका दिया और अपने सख्त आवाज में कहा, क्या तुम बताना नहीं चाहोगे कि तुम इन 2 सालों में मेरे बॉस पर क्यों हमला किया? लीडर हंसते हुए कहा, सही कहा, हमला तो हमने ही किया था, लेकिन तुम मुझे बॉस समझने की गलती कर रहे हो। और रही सवाल की बात, तो तुम्हारे बॉस के पास कुछ ऐसा है जो मेरे बॉस का है। बस तुम्हारे बॉस को मार कर वहीं ले जाने आए हैं हम। तुम्हारा बॉस कौन है, कहाँ रहता है? अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें मार देंगे, फिर तुम्हारे मुंह छिपे बॉस को भी ढूंढ कर मार देंगे। लीडर उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया और कहा, तुम मुझे मार तो दोगे, पर डार्क गॉड को कभी नहीं मार सकते। तुम तो उन्हें ढूंढ भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा बॉस जल्दी मारा जाएगा। उसके इतना बोलते ही एजे ने गुस्से में उस आदमी के सिरों के बीचों बीच गोली मार दिया और कहा, जब कोई हमारे काम नहीं आता तो उसे मार देना चाहिए। एजे इतना बोलकर चलते हुए किसी को कॉल करने लगा। रॉयल एम्पायर हसरत अपने केबिन में ग्लास वॉल के सामने खड़ा था। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। हसरत कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, कौन है ये डार्क गॉड और उसकी कौन सी चीज मेरे पास है जो बेताबी से मुझे मार कर उस चीज को लेने वाला है? क्या है उस चीज में ऐसा जो हसरत सिंघानिया से उलझने की कोशिश कर रहा है? तभी अचानक ही हसरत के दिमाग में जुनून की अधूरी बात याद आई। डार्क इतना सोचता ही कहा, वाइफी, क्या तुम उस रात डार्क गॉड बोलना चाहती थी? क्या वही है जो तुम्हें कैद करना चाहता है? क्या तुम डार्क गॉड को जानती हो? क्या ऐसा ही? और क्या डार्क गॉड की वो चीज तुम ही हो जो मेरे पास है, इसलिए वो मुझसे तुम्हें छीना चाहता है? हसरत के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे और शायद उसे सब कुछ समझ आने लगा था। तभी हसरत की आंखें गहरी हो गईं और कहा, तुम कोई भी, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से उसे नहीं जानने दे सकता जिससे मैं। उसके इतना बोलते ही केबिन की डोर खोलने की आवाज आई। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएलिटी ऑन ऑफ माय सीईओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।